अपनी अपनी ज़मीन को छीनने के लिए, अपना हक मांगने के लिए अगर कोई बात करता है, अगर वो आतंकवादी संगठन है, तो आरएसएस को, बीजेपी को कहना चाहिए भगत सिंह भी ने भी बम छोड़े थे, वो भी आतंकवादी थे। उनसे कहिए सुभाष चंद्र बोस भी थे। ये आपका अंदाज है कि जिसको आप चाहें उसको आतंकवादी बता दें और जिसको चाहें मजलूम बता दें। ये मदर ऑफ डेमोक्रेसी क्या चीज़ है, मुझे कोई समझा तो नहीं। क्या हम इसराइल की वजह से जीत गए? हम इतने निकम्मे हैं? हम इसराइल ऐसे मुल्कों को 10 मिनट में उड़ा के फेंक दें? आप क्या समझते हैं इसराइल की हैसियत को? अरे इसराइल हमारे सामने एक सेकंड नहीं रुक सकता। आपने ये प्रोपेगेंडा शुरू कर दिया कि हमारी मदद की। अरे हम कारगिल में उनकी वजह से जीते थे। आप अपनी फौज को बदनाम कर रहे हैं। इसराइल तो अब आया, हमने तो सन 65 में भी लड़े और सन 71 में भी लड़े, तो ये इसराइल ने हमें लड़ाया था। आज अपने मुल्क में आप हक को हक कहने के लिए कोई आदमी तैयार नहीं है। मजलूम के साथ खड़ा होना जुर्म है। इस मुल्क का ये तमाशा हो गया और जिम्मेदार लोगों को वो पकड़ के ले गए। मैं तो एक 10 मिनट लेट हो गया। जब मैं वहाँ पहुँचा तो देखा सब तरफ से बंद है। लोगों ने बताया कि वो सबको लेके चले गए। अरे हम इसलिए आए थे, वहाँ कोई झगड़ा करने नहीं आए थे। जब हमको ये मालूम हुआ कि मजलूमों के लिए बेसरे सामान जो लोग हैं, भूखे मर रहे हैं, प्यास से मर रहे हैं, हर तरफ से बम फेंके जा रहे हैं, उनके लिए हम कहने आए थे कि भाई हम आपकी हमदर्दी में आए। उनकी भी इजाज़त नहीं है इस मुल्क में। इस मुल्क को कैसे हम कह दें कि ये गांधी का मुल्क है? यकीनी तौर पे ये गोडसे का मुल्क है, लिखित में हो या ना हो। सेलिब्रेशन हो रहा है फ़लस्तीनियों के मारे जाने पर। सेलिब्रेशन हो रहा है। जिस मुल्क की पार्लियामेंट में एक गालियाँ एक पूरी कौम को दी जाएं और वो पार्लियामेंट ये कहे कि साहब हम मदर ऑफ डेमोक्रेसी हैं। मुझे बता दें हिंदुस्तान की तारीख में डेमोक्रेसी थी कब? अरे डेमोक्रेसी का तस्वुर तो गांधी और नेहरू लेके आए थे और उन्होंने डेमोक्रेसी कायम की थी, जिसके पड़ाक से उड़ा दिए मौजूदा हुकूमत ने, और कहते हैं हम मदर ऑफ डेमोक्रेसी हैं। मुझे कोई तारीख ही बता दे कि हिंदुस्तान में कभी डेमोक्रेसी रही है? हमेशा बादशाहत रही है। एक बादशाह दूसरे राजा से लड़ता रहा है और उसी लड़ने के चक्कर में बाहर के लोग आए, वो हाकिम वक्त बने, वो भी बादशाह रहे। फिर ये मदर ऑफ डेमोक्रेसी क्या चीज़ है, मुझे कोई समझा तो दे। अरे मदर ऑफ डेमोक्रेसी का कॉन्सेप्ट तो नेहरू और गांधी लाए थे 1923 में, जब गांधी ने कहा कि हर आदमी का हक होगा कि वो अपना एक वोट देगा और कोई भी इलेक्शन लड़ सकता है। तो उस वक्त जिन्ना और एनी बेसेंट और ये रॉय इनके ये लोग टूट के चले गए थे और उस वक्त आरएसएस बनाई गई थी कि भाई ये कौन आदमी बुढ़ा आ गया है जो कह रहा है कि साहब एक सड़क का चलने वाला आदमी वो भी वोट पाएगा। मोदी आज प्राइम मिनिस्टर इसलिए हैं कि वो गांधी और नेहरू की बनाई हुई सोच थी जिस पे हिंदुस्तान की बुनियाद रखी गई थी। आज उसी पार्लियामेंट में एक कौम को गाली दी जा रही है, स्पीकर सुन नहीं रहा है और उस पर एक्शन नहीं हो रहा है और कहते हैं मदर ऑफ डेमोक्रेसी है। अफसोसनाक बात है। सर, भारतीय मीडिया पर आरोप लग रहा है कि जो इजराइल गए हैं सरकार की तरफ से उनको भेजा गया है। आप सही मानते हैं? इजराइल गवर्नमेंट ने उनको भेजा है या फिर भारत सरकार ने इस तरह से कुछ? भाई अगर इतनी मोहब्बत है तो कोई रिश्ता होगा। अब उनके बहने हुए हैं, साले हैं, क्या मुझे नहीं मालूम, लेकिन पत्रकार का काम है हक दिखाना। अगर वो हक नहीं दिखा रहा है और सच नहीं बोल रहा है तो इस ज़मीन पर बोझ है। वो कलमकार और पत्रकार ये हवाओं के रुख बदलते हैं। सर, इजराइल ने भारत के कारगिल युद्ध में उसकी मदद करी थी, क्या यही वजह है कि भारत आज इजराइल की मदद कर रहा है? इसराइल की क्या मदद की थी भाई? कारगिल युद्ध में सर इजराइल ने अपने सेना भेजा था भारत में। ये आप कह रहे हैं ना? जी सर। क्या हम कारगिल इसराइल की वजह से जीत गए? हम इतने निकम्मे हैं? अगर आप ये एक्सेप्ट करते हैं तो बहुत अफसोस की बात है। हम इसराइल ऐसे मुल्कों को 10 मिनट में उड़ा के फेंक दें? आप क्या समझते हैं इसराइल की हैसियत को? अरे इसराइल हमारे सामने एक सेकंड नहीं रुक सकता। आपने ये प्रोपेगेंडा शुरू कर दिया कि हमारी मदद की। अरे हम कारगिल में उनकी वजह से जीते थे। आप अपनी फौज को बदनाम कर रहे हैं, आप अपनी आर्मी के खिलाफ बोल रहे हैं। आपको ये समझ नहीं आ रही है कि इसराइल ने मदद की थी? कमाल की बात है भाई। हमने इसराइल तो अब आया, हमने तो सन 65 में भी लड़े और सन 71 में भी लड़े, तो ये इसराइल ने हमें लड़ाया था। हमने पाकिस्तान के 2 टुकड़े इसराइल की वजह से किए थे। ये किस किस्म की मज़ेदार किस्म बातें आप लोग करते हैं? सर,
यूनाइटेड नेशन हमास को आतंकी संगठन नहीं मानता है, लेकिन इजराइल और अमेरिका उसको आतंकी संगठन बताते हैं। क्या कहना है? जब यूएन में उन्होंने कई बार कोशिश करी, सब ने कहा कि नहीं, वो अपनी ज़मीन के लिए मांग रहे हैं, वो आतंकवादी संगठन नहीं है। अगर वो आतंकवादी संगठन है तो आरएसएस को, बीजेपी को कहना चाहिए भगत सिंह भी ने भी बम छोड़े थे, वो भी आतंकवादी थे। उनसे कहिए सुभाष चंद्र बोस भी थे। अपनी ज़मीन को छीनने के लिए, अपना हक मांगने के लिए अगर कोई बात करता है, ये आपका अंदाज़ है कि जिसको आप चाहें उसको आतंकवादी बता दें और जिसको चाहें मजलूम बता दें। अब यहाँ तक बता दिया कि हमारी इसराइल ने मदद की थी इसलिए हम कारगिल वार जीत गए। क्या लगता है इजराइल और अमेरिका यूएन की नहीं सुनते हैं? देखिए, ये जो अगर बंद नहीं होता तो सो कॉल्ड आतंकवाद यहाँ से और बढ़ेगा। आतंकवाद की बुनियाद कब पड़ी? जब आपने फ़िलिस्तीन के ऊपर ज़बरदस्ती कब्ज़ा करके और दुनिया भर से जब यहूदी निकाले गए, उन यहूदियों को जाके उनके यहाँ बसाया और उनके अपने घर में उनको बेघर कर दिया। वो रिजेंटमेंट हुआ, उसको आपने आतंकवाद का नाम दिया। जो आपने जाके वियतनाम में किया, पूरी नस्ल ख़त्म कर दी, वो लड़ाई आतंकवाद की नहीं थी। जो आपने अफ़गानिस्तान में जाके सर ख़त्म कर दिया, वो आतंकवाद नहीं था। जो इराक़ को आपने ख़त्म कर दिया, ख़त्म करने के बाद कहा कि हाँ वहाँ कोई असलहा नहीं था, वो आतंकवाद नहीं है। ये तो आपका अपना अंदाज़ है। अब अभी तो प्राइम मिनिस्टर ने भी कहा कि आतंकवाद को डिफ़ाइन किया जाए, तो मैं तो आज प्राइम मिनिस्टर से कहता हूँ कि दिल के साथ बैठ के बैठिए और बताइए आतंकवाद क्या है। बताएं ना, ये जो हो रहा है और जो जुलूस निकल रहे हैं। कल हमारा एक प्रदर्शन था अलीगढ़ यूनिवर्सिटी का, उसी जगह पर जंतर मंतर पर, वहाँ 8-10 लोग इसराइल का झंडा लेकर और आए और नारे लगाने शुरू किए कि हम लोग कुछ बोलें, हमको बोलना नहीं था। अगर आज उसी जगह पे कुछ लोग फ़िलिस्तीन का झंडा लेके नहीं, फ़िलिस्तीन की हिमायत में खड़े होने गए थे, उनको बंद कर दिया। आप इसको डेमोक्रेटिक कंट्री कहते हैं? आप इसको सेकुलर कंट्री कहते हैं? अगर कहते हैं तो आपकी गलतफहमी है, मैं नहीं मानता हूँ। सर, कांग्रेस पार्टी फिलिस्तीन का समर्थन कर चुकी है, लेकिन कर्नाटक में उन्हीं की सरकार है। फिलिस्तीन का समर्थन करने पर एफआईआर दर्ज हो जाती है। अगर उनकी सयाहत की गई है तो उनको सज़ा देनी चाहिए, उनको उनसे पूछना चाहिए। फ़िलिस्तीन का समर्थन का मतलब यह है, आप हमें सज़ा किस ग्राउंड पे देंगे? पहले तो एम्बेसी बंद करिए उनकी। आपकी उनके साथ एम्बेसी है, आपके उनके डिप्लोमेटिक ताल्लुकात हैं। जिस कंट्री के साथ आपके डिप्लोमेटिक, आप चाइना के बारे में भी यही करते हैं। सबसे बड़ी बिजनेस चाइना की है, सबसे ज़्यादा पैसे वहाँ से लाते हैं और बंद कर दिया उसको। हमारे कितने लोगों को कि साहब ये चाइना के से पैसे आए थे। अरे भाई, तो ये जो तमाशा हो रहा है, ये हिंदुस्तान की इमेज को ख़राब कर रहा है। ये मेरे सोच के, मेरे गांधी का हिंदुस्तान नहीं है। तो सर लास्ट में क्या कहना चाहेंगे? जिस तरह से कत्लेआम हो रहा है, इस पर किस तरीके से अमन चैन वापस लौटे और समस्या का समाधान क्या है इसकी? देखिए, इस वक्त जो यूएन है उसको कुछ आगे आना चाहिए, नहीं तो उसका कोई मकसद नहीं है। उनके अपने रेजोल्यूशंस, अपनी उनकी जो वार्निंग्स हैं वो तक नहीं मानी जा रही हैं। मैं समझता हूँ कि इस वक्त कोई भी ऐसी क़ुव्वत जो अमेरिका को समझा सके कि दुनिया में खतरगारी बढ़ जाएगी और ये बहुत ख़तरनाक स्टेज पर हम आके खड़े हो गए हैं। अगर कोई आदमी ये गलतफहमी में है कि हम पूरी की पूरी बस्ती उड़ा देंगे और कब्ज़ा कर लेंगे, तो उसका नतीजा हमने 70 साल में जो देखा, पूरी दुनिया में आतंक फैला है। और इस हमास के वो जो गाज़ा का एरिया है, अगर उसमें उन्होंने ज़मीन पे गए तो मैं समझता हूँ कि बहुत बड़ा नुकसान दुनिया देखेगी और बड़ा कत्लेआम होगा। हम सबको ये करा रहे हैं, वो यही होने जा रहा है। 5 घंटे का समय दिया गया है। वो समय से कुछ भी दे दें, वो 8 घंटे नहीं, वो 80 साल 100 साल तक के लिए जंग चलेगी। अदीब भाई, एक बड़ा अहम सवाल है जो दलील दी जा रही है कि यहूदी यहीं के थे, वहीं वापसी कर रहे हैं, वो उन्हीं की जगह है, पहले इन्हें हटा दिया था। और दलील दी जाती है जैसे राम मंदिर और तमाम चीज़ें कब्जा ली गई थी, यहाँ के बारे में जी दलील है। इस तरह की दलीलें दी जा रही हैं। देखिए, ऐसा है कि यहाँ की बात आप छोड़ दें, इसलिए कि अगर आप पूरा स्टडी करेंगे तो गुलू वारकर ने भी और वीर सावरकर ने भी
यहूदियों के इस स्टैंड को हमेशा सराहा, वर्ल्ड वार से पहले भी और आखिर तक, वही उनका कॉन्सेप्ट है। लेकिन यकीनी तौर पर उस ज़मीन पर तीनों कौमें बसी हैं, यानी जो इब्राहिम एकॉर्ड हुआ था वो इसी बात पर था कि हज़रत इब्राहिम, हज़रत मूसा और रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम कि वहाँ से मेराज गए थे। तो तीनों मज़हबों के लिए वो बहुत अहम ज़मीन है। लेकिन इसका मतलब ये नहीं है, और ना जब ये फ़िलिस्तीन सल्तनत उस्मानिया के पास था तो कोई जंग नहीं हो रही थी, सब मिल के लड़ रहे थे। जब ये विलायत इंग्लैंड के लोग पहुँचे, उन्होंने जाके मुआहदा सन 17 में किया कि तुम्हें अलग से ज़मीन दिलाएंगे। अब आप मुझे कोई ये बता दे कि अगर कोई शख्स आके ये कह दे कि जो हमारा कश्मीर है ये हम पाकिस्तान को दिला देंगे तो हम एक्सेप्ट कर लेंगे, हम मान लेंगे? तो हम नहीं मानेंगे ना। तो वो कैसे मान लेंगे कि उनकी ज़मीन के अंदर एक और ज़मीन आप दे दें? तो ये प्रोपेगेंडे हैं। लेकिन आरएसएस की जो सोच है वही ज़ोनिस्ट की सोच है और वही हिंदुत्व की सोच है। जी, यहूदियों का कोई हक नहीं है। यहूदियों का हक क्यों नहीं है? हक जब एक चीज़ तय हो गई सन 47 में, ज़बरदस्ती निकाल कर ज़बरदस्ती पूरी दुनिया के वहाँ बसाए गए, उस वक्त ये हुआ कि 2 स्टेट बनेंगी। वो बनी, फ़िलिस्तीन की स्टेट बनी। अब तो फ़िलिस्तीन का नाम भी नहीं है वहाँ। अब तो कुल उनके पास 8% ज़मीन है। अगर आप उनकी ज़मीन उनके हिस्से के हिसाब से दे दें, जब ये एग्रीमेंट हुआ था तो 30% यहूदी थे और 70% फ़िलिस्तीनी थे। अब फ़िलिस्तीनी का मतलब ये मत समझिए कि सिर्फ मुसलमान थे, उसमें क्रिश्चियंस भी थे, उसमें यहूदी भी थे। और वो लड़ाई हिंदू मुसलमान या क्रिश्चियन मुसलमान की नहीं थी, यहूदी मुसलमान की। ये तो एक पूरा टारगेटेड प्रोग्राम था बरतानिया का, यूरोप का। बरतानिया जहाँ जहाँ से लौटा है उसने वहाँ यही किया है। हमको भी छोड़ गया है नमूना हमारे साथ कश्मीर का, वहाँ भी छोड़ गया। अब इसका चौधरी अमेरिका है। अब वो खुद तो मर रहे हैं, अब अमेरिका ने कमांड संभाल ली है। तो हमको ये सोचना चाहिए। दुनिया जिस तरह से 2 हिस्सों में बटी हुई दिख रही है, एक तरफ यूरोप, अमेरिका, ब्रिटेन, इजराइल के साथ है, दूसरी तरफ बेशतर अरब ममालिक और जो दूसरे ममालिक हैं वो सारे के सारे जो है पैलेस्टाइन के साथ खड़े हुए हैं। आपको लगता है कि दुनिया तीसरी आलमी जंग की तरफ बढ़ रही है? देखिए, ऐसा ना हो, खुदा न करे, तीसरी आलमी जंग का तस्वुर करके भी रोंगटे खड़े हो जाएंगे, कुछ बचेगा नहीं। लेकिन जो हुकूमतें साथ हैं वहाँ की आवाम साथ नहीं है। उनके आवाम फ़िलिस्तीन के साथ है, इसका मुजाहरा पूरी दुनिया में हो रहा है।